मूवी स्टार्ट होती है 1945 से, जहां हम देखते हैं बहुत सारे अमेरिकन सोल्जर्स को एक जहाज में। सब लोग बहुत खुश लग रहे थे क्योंकि बर्लिन को वापस ले लिया गया था। नाजी सोल्जर्स ने भी गिव अप कर दिया था और ये सब लोग सेलिब्रेट कर रहे थे। जैसे इनको पता चलता है कि नाजीज ने अपना एक स्पेशल मिसाइल रेडी किया है। इसका टारगेट था अमेरिका। अब इनको जल्दी से ऑर्डर दिया जाता है नाजीज के सीक्रेट प्लेस को ढूंढकर इस मिसाइल को डिस्ट्रॉय किया जाए। यहाँ पर अमेरिकन सोल्जर्स को कंट्रोल करने वाला कोई और नहीं बल्कि कैप्टन अमेरिका था। इसके बाद कैप्टन अमेरिका सारे सोल्जर्स के साथ नाजी बेस पर पहुंच जाता है। यहाँ पर ये सब बाकी सारे नाजीज को पकड़ लेते हैं। पर एंड के ऊपर ये मिसाइल लॉन्च हो ही जाता है, जिसके ऊपर कैप्टन अमेरिका चढ़ जाता है। किसी तरीके से ही इस मिसाइल को हवा में ही ब्लास्ट कर देता है। पर इस ब्लास्ट का एक्सप्लोजन इतना ज़्यादा था कि कैप्टन अमेरिका पानी में गिर जाता है। इस पर सबको लगता है कि कैप्टन अमेरिका की डेथ हो गई है, जिसके बाद काफ़ी साल गुजर जाते हैं। इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होता है 60 इयर्स के बाद का। यहाँ पर हम शील्ड के डायरेक्टर निक फ्यूरी को देखते हैं। इसके बाद बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न इक्विपमेंट था। के बाद इनको पता चलता है कि कैप्टन अमेरिका की बॉडी पानी के नीचे दबी हुई है। के बाद वो अपनी टीम को भेजता है और कैप्टन अमेरिका को वहां से बाहर निकालता है। फ्यूरी जब कैप्टन अमेरिका को अपने पास लेके आता है तो अपने इक्विपमेंट से इसको दोबारा से जिंदा कर देता है। दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि डॉक्टर हल्क भी यहाँ पर काम कर रहा है। डॉक्टर ब्रूस बैनर यानी हल्क अब शील्ड के ही काम करता था। उसे कहा गया था कि एक सीरम तैयार करे जो कि सारे सोल्जर्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देगा। इसके बाद शील्ड का डायरेक्टर निक फ्यूरी सैटेलाइट को आसमान में भेजता है कि एलियंस की 3 शिप को डिस्ट्रॉय कर सके। एटलीस्ट कुछ इंफॉर्मेशन लेके आए। ये जब आसमान में जाती है तो वही 3 एलियन शिप इनकी सैटेलाइट को तबाह कर देती है। इसके बाद निक फ्यूरी को आइडिया होता है कि उसे एवेंजर्स की एक टीम को बनाना होगा। कैप्टन अमेरिका के साथ निक फ्यूरी एक सुपर हीरो को इकट्ठा करने लगता है। सबसे पहले ये लोग थॉर के पास जाते हैं, बट थॉर इनकी ऑफर को रिजेक्ट कर देता है और इनको कहता है कि मैं एक इन्वायरमेंटलिस्ट बनना चाहता हूँ, मैं ऐसी किसी चीज़ में पार्ट नहीं लूँगा। जिसके बाद ये लोग जाते हैं आयरन मैन के पास और ब्लैक विंडो के पास। ओके, रेडी हो जाते हैं इनको ज्वाइन करने के लिए। डे ही इनकी एक मीटिंग करवाई जाती है जहाँ पर निक फ्यूरी इनको बताता है कि एलियंस के बारे में जिनका नाम चिटोरी था। ये उन्हें बताता है कि कैसे वो आहिस्ता आहिस्ता जमीन पर हमला करने वाले हैं। हमारा मिशन यही है कि इन एलियंस को रोका जाए। दूसरी तरफ हम दोबारा से ब्रूस बैनर को देखते हैं। ये फिक्र थी कि वो कहीं हल्क में ट्रांसफॉर्म ना हो जाए। जब वो हल्क में ट्रांसफॉर्म होता था तो वो हर जगह तबाही मचा देता था। ये अपने सामने वाले इंसान की पहचान ही नहीं रहती की वजह से वो हल्क में ट्रांसफॉर्म नहीं होना चाहता था। निक फ्यूरी इन एवेंजर टीम को बताता है कि हमारी शील्ड फैसिलिटी को रीच कर लिया गया है। चिटोरी स्पाई हमारे बीच में है जो कि सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है। वापिस अपने प्लेनेट पर चला जाएगा। इसके बाद अब इनके लिए अर्थ पे आना बहुत आसान हो जाएगा। स्पाई को पकड़ना बहुत जरूरी है। जिसके बाद इनका पहला मिशन यही था। सबको लीड करने वाला कैप्टन अमेरिका ही था और यहाँ पर बाकी सारे लोग कैप्टन अमेरिका की कोई बात ही नहीं सुनते, इसका कोई ऑर्डर फॉलो ही नहीं करते। सबकी ईगोज इतनी थी। सबकी वजह से वो पाए इनकी सारी इंफॉर्मेशन लेकर वापस चला जाता है। सबकी वजह से इनका पहला मिशन ही सारा खराब हो जाता है। इस सब की वजह से निक फ्यूरी को इन सब पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। इन सबको बहुत ज़्यादा डांटता है कि तुम सब ने कोई भी ऑर्डर फॉलो नहीं किया। वो एलियन यहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके चला गया है। उसके बाद एक एक करके सारे एवेंजर्स छोड़कर चले जाते हैं। वे जो कैप्टन अमेरिका था उसने भी निक फ्यूरी को छोड़ने का फैसला कर लिया था। वो भी वहाँ से चला जाता है। कहता है कि मैं अभी रेडी नहीं हूँ कि किसी भी एलियन से लड़ सकूं। सबके जाने के बाद निक फ्यूरी तो बिल्कुल अकेला ही हो गया था। इसके बाद वो ब्रूस बैनर के पास जाके सुपर सीरम सोल्जर्स के बारे में पूछता है क्योंकि वो चाहता था कि उसके पास जितने भी सोल्जर्स हैं वो उसको ये सीरम दे और वो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएं कि कल को उनके पास कोई भी एलियन लड़ने के लिए आए तो उनके पास लड़ने के लिए कोई आर्मी तो हो। यहाँ पर उसे पता चलता है कि ब्रूस बैनर ने ऐसा कोई सीरम नहीं बनाया, कि वो तो अपने लिए ही कोई सीरम बना रहा था। ये सीरम ये था कि वो हल्क को कंट्रोल कर सके, यानी कि जब वो हल्क में चेंज हो तो खुद को अपने कंट्रोल में रख सके। उसे आसपास की सारी नॉलेज हो कि वो क्या कर रहा है, के सामने कौन है। उसके बाद तो निक फ्यूरी को बहुत गुस्सा आता है।
वो ब्रूस बैनर को बहुत ज़्यादा डांटता भी है, जिसके बाद वो एक चैम्बर में जाता है। वो सीरम फ़ौरन से अपने अंदर एडजस्ट कर लेता है, जिसके बाद वो फ़ौरन ही हल्क में चेंज हो जाता है। यहाँ पर पता चलता है कि वो हर चीज़ को अब कंट्रोल कर सकता है। हल्क उसके कंट्रोल में ही है। दूसरी तरफ उस स्पाई के वापस जाने के साथ ही वो एलियंस अर्थ पे हमला कर देते हैं। एक एक करके तबाही मचाने लगे थे। के बाद निक फ्यूरी के पास कोई और ऑप्शन नहीं थी। वो और ब्लैक विडो मिलकर लड़ने लगते हैं। हम देखते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता सारे एवेंजर्स यहाँ पर आने लगते हैं। यहाँ तक कि थॉर भी उनके साथ था। ये सब मिलकर टीम बनाकर उन एलियंस से लड़ने लगते हैं। ये सारे एलियंस के लिए तो हल्क ही काफी था। दूसरी जो शिप्स थी उनको थॉर पानी में फेंक देता है। बाकी सारे एलियंस तो खत्म हो जाते हैं, बट आहिस्ता आहिस्ता हल्क का कंट्रोल अपने ऊपर से खत्म होने लग जाता है और वो एक के बाद एक करके सारे एवेंजर्स से ही लड़ने लग जाता है। एक बहुत ही बच्चों जैसी हरकतें कर रहा था। उससे अपने आप को कंट्रोल नहीं किया जा रहा था। एक इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कि उसने जायंट मैन को भी पूरे तरीके से गिरा दिया था। आयरन मैन के सूट को भी तबाह कर दिया था। यहाँ था कि थॉर के हैमर को भी उठा लिया था। यहाँ पर एक बार फिर से सारे एवेंजर्स मिलकर प्लान बनाते हैं। उसी सीरम को हल्क में इंजेक्ट करना होगा, जिसके बाद ये सब ऐसा ही करते हैं। इसी तरह वो बहुत मुश्किलों से हल्क को रिलैक्स करते हैं और ये सीरम उसको लगा देते हैं। इसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता ब्रूस बैनर में चेंज होने लगता है। इसके बाद वो जो गलती वो कर चुका था, अब उसकी पनिशमेंट तो उसे मिलनी ही थी। फ्यूरी अब उसे अनब्रेकेबल केज में बंद कर देता है। यहाँ पर दूसरी तरफ सारे एवेंजर्स मिलकर सेलिब्रेट कर रहे थे इन चटोरी एलियंस को हराकर, और यहाँ पर ये मूवी एंड हो जाती है।